ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पिछले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ना है। तो फिर से स्टार्ट करने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करना है हमको। देखते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं किसी पोजीशन पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर मैं इस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वगैरह भी आप पढ़ चुके हो। ये पॉइंट चार्ज है एक, और पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है वो 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। किसी भी डिस्टेंस पे अगर हमको देखना है तो मान लेते हैं मैं इस डिस्टेंस पे देखना चाहता हूं, तो इस डिस्टेंस पे देखेंगे तो यहां से यहां तक की आर, यहां से हम देख सकते हैं तो आर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में भी आप देख चुके हो कि पॉजिटिव होता है चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की होती है, ठीक है ना। और हमने टेस्ट चार्ज लिया हुआ था एक, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो यहां कोई पॉजिटिव चार्ज अगर आप रखोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स रिपल्शन का ही तो लग रहा था, और इस तरीके से वो उसको रिपेल कर रहा था रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे। ओके, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कोई मैग्नीट्यूड भी आने वाला है, तो इसको हमने एक वेक्टर से डिनोट कर लिया कि इस पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो ये है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे सेम डिस्टेंस, यहां पे इस चार्ज, जहां पे चार्ज रखा हुआ है, इससे ये डिस्टेंस भी आर ही है, ये भी आर ही थी। तो यहां भी मैं अगर डायरेक्शन देखूंगा तो सेम ही आने वाली है, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड आने वाली है डायरेक्शन। ओके, और मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, क्योंकि यहां पे ये वाला चार्ज जो है वो सेम है, क्यू ही है इस बार भी, और डिस्टेंस यहां भी आर, यहां भी आर। तो क्यू और आर जब तक सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता रहेगा, सेम ही बनेगा। ओके, तो मैंने इन वेक्टर्स से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहा, तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर क्या हुआ, अब यहां पे जो फॉर्मूला लिखा था ये हमको बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्सली रिलेटेड है दोनों। अगर आर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो अगर मैं एक और पोजीशन चुन लेता हूं, मैंने ये कोई पोजीशन चुन ली, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को देखना चाहूंगा, और उसको भी एक वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम, तो क्या करना है मुझे, तो मुझे यहां पे फिर से एक वेक्टर बना देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि इस वेक्टर की जो लेंथ है वो कम लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा है और यहां मैग्नीट्यूड कम हो गया है। तो मैग्नीट्यूड कम होगा तो वेक्टर की जो लेंथ होती है आपकी, वो क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड को बताता है किसी भी क्वांटिटी के। तो यहां पे मैग्नीट्यूड कम शो करना है आपको, तो मैंने कम, इसीलिए वेक्टर की लेंथ को छोटा कर दिया। यहां भी मैंने वेक्टर की लेंथ को छोटा कर दिया। ये अगर मैं इससे और भी ज्यादा दूर जाऊंगा, इस पॉइंट पे गए, तो जितनी दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी, और भी छोटे छोटे वेक्टर बनने वाले। ये छोटा वेक्टर, और फिर ये उससे भी छोटा वेक्टर, यहां ये छोटा वेक्टर, और फिर ये उससे भी छोटा वेक्टर। इसी तरीके से यहां भी आप बना सकते हो, ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स आप बना सकते हो। और ये वेक्टर आपको क्या बताते हैं, ये वेक्टर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। अब मैं कोई और पॉइंट चुन लेता हूं, जैसे मैंने यहां एक पॉइंट चुन लिया, तो यहां भी कोई वेक्टर आने वाला है, तो यहां पे वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहां कोई अगर पॉइंट चुनेंगे तो यहां पे वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो बीच में मैंने खाली जगह छोड़ी है, इनको भी आप फील कर सकते हो। और हम क्या करते हैं, इन जो वेक्टर मैंने बनाए हैं इनके बजाय हम क्या कर देते हैं, एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक सिंपली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इस तरीके से ये मैंने कंटिन्यूअस लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब ये क्या बताती हैं, ये देखो डायरेक्शन को तो बता ही रही हैं। आप यहां पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो बिल्कुल आसानी से कि पहले हमारे पास जो वेक्टर की लेंथ होती थी
वो मैग्नीट्यूड को शो करती थी, लेकिन यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड की जो नॉलेज थी वो तो खो दी है ना, वो तो गुम कर दी है, क्योंकि मैंने कंटिन्यूअस लाइन बना दी। अब मुझे नहीं पता ये वेक्टर यहाँ पे इतना सारा है या इतना सारा कितना सारा है, ठीक है ना, इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन रह गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, उस मैग्नीट्यूड को देखने के लिए कुछ और भी चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब क्या आ गई हैं, ये आपके पास डेंसिटी ऑफ लाइंस, ठीक है ना। मैं यहां भी लाइन बना सकता हूं इसी तरीके से, क्योंकि आप कहीं भी चार्ज रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, उसके ऊपर फोर्स लगना ही लगना है, और एक डायरेक्शन आने ही वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगा ही होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मैं ड्रॉ कर सकता हूं यहां पे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, तो ये मैं किसी भी एरिया से बता सकता हूं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से बता सकता हूं। यहां मैंने कोई एरिया ले लिया, कोई भी यूनिट एरिया मान सकते हो, या आपकी मर्जी है जितना आप चाहो, तो मैंने कोई ए एरिया यहां पे कंसीडर कर लिया, ए मीटर स्क्वायर। इस एरिया के साथ मैंने देखा 3 लाइनें लिंक है मेरी, और अगर इतना ही एरिया मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है, ये भी एरिया कितना है, ए मीटर स्क्वायर, यहां भी एरिया उतना ही है, सेम है। लेकिन मैंने देखा कि नजदीक अगर एरिया बनाया तो यहां पे ज्यादा लाइनें लिंक होती हैं इस एरिया के साथ, उतना ही एरिया अगर मैं दूर ले लेता हूं तो लाइनें, नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस इनको हम बोलते हैं, ये क्या हो जाती हैं आपकी, ये हो जाती हैं आपकी कम। ओके, तो इस बात से हमको ये भी पता चल गया कि जहां पे क्लोजनेस होगी लाइंस की जहां पे क्लोजनेस होगी, नजदीक नजदीक होंगी लाइंस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पे लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है इन लाइंस की, ठीक है। अब इन लाइंस को डिफाइन करना है हमको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, तो जैसा इनका काम है वैसे ही हम इनको डिफाइन कर देंगे। तो मैंने देखा इनका क्या काम है, तो इनका काम ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना और इनके मैग्नीट्यूड को बताना, यही तो काम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये जो लाइंस है, इन्हीं लाइंस को मैंने क्या बोल दिया है, इन्हीं लाइंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर डिफाइन करना है तो हम बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर electric field lines are pictorial representation of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है अराउंड एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी तरीके का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होगा। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से मेरा मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कॉम्बिनेशन ऑफ सम चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे रखे हुए हैं, या 2 नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे रखे हुए हैं, तो किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज हो सकता है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया हुआ है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़नी है। ओके, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले सबसे इजीएस्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपकी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं। तो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे आके वो खत्म हो जाती हैं और पॉजिटिव चार्ज से वो स्टार्ट होती हैं। किस तरीके से, ये आपका पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई, जैसे ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी निकलेगी तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती है हमेशा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई गई है आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज से।
इनके बारे में भी हम बाद में बात कर लेंगे कि पॉजिटिव से किस तरीके की लाइन निकलती है, नेगेटिव से किस तरीके की, तो एक अलग से टॉपिक बना लेंगे इसको। तो फिलहाल पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं आपका कोई, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज पे खत्म क्यों होती है हमको ये भी देखना है। तो आप देखो नेगेटिव चार्ज के अंदर आती है हमेशा फील्ड लाइन। देखो फील्ड लाइन क्या होती है, एक टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, वो एक टाइप का फोर्स ही तो है आपका, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना। और ये जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज होता है आपका। मैं टेस्ट चार्ज को यहां लेके आता था इसको टेस्ट करने के लिए 1 यूनिट वगैरह को, और इसको टेस्ट करते थे, ये पॉजिटिव होता था आपका। तो नेगेटिव के सामने जब पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो अट्रैक्शन होगी, तो फोर्स कहां लगेगा, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो फील्ड लाइन हमेशा अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है और यहां पे खत्म हो जाती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइंस। ये कंटिन्यूअस चलती है हमेशा ही, बीच में ऐसा नहीं कि कुछ कट आ गया। हाँ कब तक, जब तक कि बीच में कोई चार्ज वगैरह नहीं आता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइंस इन ए चार्ज फ्री रीजन, या फिर आप वैक्यूम लिख सकते हो इसके बजाय। आप वैक्यूम में बोल दो कि वैक्यूम में कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कंटिन्यूअस चलेगी हर बार आपकी लाइन, कभी भी बीच में कोई कट नहीं आने वाला है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि मान लेते हैं कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है आपका, और इससे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली आपकी, और यहां मैंने कुछ कंडक्टर रख दिया, मान लेते हैं जैसे ये कोई प्लेट रख दी, कोई मेटेलिक प्लेट है, ये कंडक्टर रख दिया जो कि न्यूट्रल था, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो अभी जा ही रही थी इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो जा रही थी, लेकिन जैसे ही बीच में कंडक्टर आया तो क्या हुआ, मैंने देखा यहां पे एक चार्ज इंड्यूस हो गया, इस प्लेट के ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो गया। कैसे, इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमारी प्लेट, अब पॉजिटिव चार्ज यहां है तो ये मेटेलिक कंडक्टर है, मेटल्स में जो हमारे चार्जेस हैं वो मूव कर सकते हैं। तो हुआ क्या, आपके जो नेगेटिव चार्ज है वो सरफेस के इस तरफ आ गए और पॉजिटिव उस तरफ चले जाएंगे सरफेस के। तो जैसे ही यहां से कोई फील्ड लाइन आ रही थी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी, इसको सामने मिलते ही कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके सामने एकदम से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। और नेगेटिव चार्ज अगर आ गया तो नेगेटिव चार्ज आते ही नेगेटिव चार्ज पे आके तो वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपकी खत्म हो चुकी है, और पॉजिटिव आगे आ गया तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले वो कंटिन्यूअस जा रही थी, लेकिन जैसे बीच में कोई कंडक्टर आ गया तो कंडक्टर में इंडक्शन की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंडक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। दोबारा से, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, इसको इंडक्शन हम बोलते हैं। तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं कहां कहां थे, लेकिन अब नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ आ गए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई और नेगेटिव पे आके खत्म और पॉजिटिव से स्टार्ट, तो बीच वाले में एक गैप आ गया, तो डिसकंटिन्यूअस हो गई है लाइन। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कि कंटिन्यूअस तो होती है, कंटिन्यूअस तो होती है, लेकिन एक चार्ज फ्री रीजन में जहां पे कोई चार्ज वगैरह नहीं आता है, ठीक है। इसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ए टेंजेंट drawn to electric field line gives
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर कोई भी मान लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है और इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, अगर किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है तो मैं उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। तो ये जो टेंजेंट है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो टेंजेंट टू एनी कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। 4th पॉइंट की बात करते हैं। Closeness of field lines shows stronger electric field। जितनी ज्यादा लाइनें क्लोज होंगी उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। तो क्लोजनेस ऑफ लाइंस आपकी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती हैं और जितना कम क्लोज वो लाइनें होंगी उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने वाला है। 5th पॉइंट में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। जैसे मान लेते हैं एक फील्ड लाइन इस तरीके की है आपकी और एक फील्ड लाइन ये है आपकी सेकंड फील्ड लाइन, ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इन्होंने क्रॉस कर लिया तो ये जो पॉइंट आया, 2 कर्व है तो 2 टेंजेंट आपके यहां पे ड्रॉन किए जा सकते हैं। एक टेंजेंट इस तरीके का अकॉर्डिंग टू कर्व 1 और अकॉर्डिंग टू कर्व 2 ये आपका सेकंड टेंजेंट। और आपका पिछले ही पॉइंट में हमने पढ़ा था जो टेंजेंट होता है वो किसको शो करता है, जो आपका टेंजेंट होता है वो तो डायरेक्शन को शो करता है। तो एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। तो हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज दिस shows that there can be many directions of electric field। मैं 2 डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारी लाइंस की बात कर रहा हूं। बहुत सारी लाइंस होंगी तो बहुत सारे टेंजेंट्स होंगे और बहुत सारी डायरेक्शन होंगी। तो देयर कैन बी मैनी डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a single point which is impossible, जो कि हमारे लिए जो कि क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। ओके, नंबर 6 पॉइंट पढ़ते हैं। ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप का मेरा मतलब ये है कि जैसे ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और यहां से स्टार्ट करके कुछ ऐसा हो गया कि कोई ऐसे क्लोज लूप नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के केस में ऐसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये लाइन पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होती है वो क्लोज लूप बनाती है, लेकिन ये नहीं बनाती। ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, ये पॉजिटिव से स्टार्ट करती हैं। मान लेते हैं एक ही चार्ज है बस आपका, ये पॉजिटिव चार्ज ही है, नेगेटिव है ही नहीं। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वापस आ जाए, क्योंकि नेगेटिव में पॉजिटिव में कभी वापस नहीं आती लाइन, पॉजिटिव से सिर्फ जाती है। तो ये इंफिनिटी तक ही जा रही है लगातार आपकी। अगर आप एक नेगेटिव चार्ज की बात करते हो,
आपने कोई नेगेटिव चार्ज लिया तो नेगेटिव चार्ज के अंदर आती है लाइन, कभी भी इससे निकल नहीं सकती। और क्लोज लूप बनाने के लिए अगर आई है तो निकलना पड़ेगा ना, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव पे आगे खत्म हो जाती है। तो ये इंफिनिटी से स्टार्ट करके आ सकती है नेगेटिव की तरफ, ये सिचुएशन होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो क्लोज लूप बनाने वाली है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज थी। इसके आगे कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास एक दो, उनकी वजह से देखते हैं कैसा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। बहुत सिंपल, एक तो मैं बता चुका हूं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। फर्स्ट एक पॉजिटिव चार्ज लिया, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। सेकंड एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ इस तरीके का फील्ड हमारा बनता है, ठीक है, अंदर की तरफ आ रही होती है फील्ड लाइन। थर्ड में एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं और एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। आपको पता है पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव में जाती है लाइन, ठीक है। और आपको एक प्रॉपर्टी ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है और परपेंडिकुलर ही एंटर करती है। एक स्टैटिक सिचुएशन में जब चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, चार्जेस रुके हुए हैं, तब तो इस तरीके से निकली यहां से और निकल के जाना तो इसको पॉजिटिव में है, तो इस तरीके से ये तो यहां से निकल रही हैं, यहां पे एंटर कर रही हैं इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनने वाली हैं। अगर आपके दोनों ही पॉजिटिव चार्ज मान लिए हमने, तब आपको पता है यहां से भी निकलने वाली है, यहां से भी क्रॉस वो कर नहीं सकती हैं, तो वो रिपेल कर जाती हैं इस तरीके से। ये तो इस तरीके से कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ये हमारे बनते हैं। अगला जो टॉपिक होगा हमारा ये रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमको देखना है क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फिर से एक एग्जांपल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने देखा कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इससे पहले मैं आपको फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज बता चुका हूं, तो ये भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो आप कि पैरेलल लाइंस जो हैं और उनके बीच में स्पेसिंग जो मैंने दिखाई है वो सेम दिखाई गई है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस और स्पेसिंग भी सेम है सबके बीच में, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे, ठीक है। और अगर फील्ड लाइन ऐसी होती हैं, वैसे तो मैं बता चुका हूं क्लोजनेस ऑफ लाइंस हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। तो यहां क्लोज है, वहां दूर दूर है, तो यहां स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां क्या होगा, वीक होगा। और इसमें हर जगह क्या है, क्लोजनेस सेम है, तो यहां हर जगह यूनिफॉर्म है। और लाइंस के बीच की स्पेसिंग भी सेम रखनी है आपको, ओके। तो बात करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इसके लिए क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया मैंने। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया और यहां पे एक एरिया भी मान लिया मैंने। ये कोई एरिया मान लिया, एरिया ए है आपका, कोई भी एरिया आप मान सकते हो आपकी मर्जी से। इस एरिया के साथ मैंने देखा 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक है, ओके। अगर मैंने एरिया को ज्यादा कर दिया, मैंने देखा यहां पे 1 2 3 4 लाइनें लिंक हो चुकी हैं। तो पहले 3 थी, अब 4 हो चुकी हैं।
तो एरिया को कम ज्यादा करने से इस एरिया के साथ जो लाइनें लिंक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, वो कम ज्यादा होती हैं, ज्यादा हो जाती हैं। मतलब डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अगर मैं यही काम करता यहां पे, एरिया वही रखता मेरा, पहले वाला यही एरिया है मेरा, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है, क्लोजनेस ऑफ लाइंस आ जाएंगी यहां पे। ठीक है, तो मैंने देखा अब एरिया सेम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी वो हमने क्या कर दी, ज्यादा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन लिंक विद एन एरिया डिपेंड किस पे कर रही हैं, एक तो वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और एक वो डिपेंड करती हैं इस एरिया के ऊपर। ठीक है, और ये जो टर्म है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस linked with an area। किसी भी एरिया के साथ, मैंने यूनिट एरिया नहीं लिखा है, ध्यान रखो, यूनिट एरिया के साथ लिंक लाइनों को मैं नहीं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी एरिया है आपका, कोई भी एरिया आप ले सकते हो, उसके साथ जितनी भी लाइनें लिंक हैं तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, अब हमको इसका फॉर्मूला बनाना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं फाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई यूज कर लेते हैं, तो फाई ई, तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक विद एन एरिया। क्या हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ये इनफाइनाइट होती हैं आपकी। ठीक है, इनफाइनाइट होती हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है, जिन जिन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है ये देखना है हमको। तो मैंने देखा अभी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ये डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो इसके फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है और साथ के साथ क्या आने वाला है, एरिया भी आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एरिया की कम ज्यादा होने से आपकी फील्ड लाइनें कम ज्यादा हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा करने से आपकी फील्ड लाइनें फिर से कम ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन एक फैक्टर और भी है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, सिर्फ एरिया से काम नहीं चल रहा है हमारा। तो अगर मैं कुछ फिगर को ऐसा बना दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा है और आपका एरिया मैंने ऐसे रख दिया, आपकी बार इस तरीके से एरिया रख दिया, आप इसको इस तरीके से मान सकते हो कि आपकी यहां से फील्ड लाइनें जा रही हैं और आपने अपना एरिया ऐसे रख लिया इस तरीके से। तो आप देखो एक भी लाइन इसके साथ लिंक नहीं है। अगर आप ऐसे रखोगे इस एरिया को तो आप देखोगे कि यहां से बहुत सारी लाइनें लिंक हैं इस एरिया के साथ, ये जो हमने एरिया लिया है यहां पे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं, एक भी इसके साथ लाइन लिंक नहीं है। अगर मैं इसको ऐसा करता गया, देखो तो लाइनें बढ़ती जाएंगी। अब ये मैक्सिमम लाइनें इसके साथ लिंक हो गई। और मैंने अगर इसको ऐसा कर दिया तो एक भी लाइन इससे लिंक नहीं हुई, आर पार इसकी लाइन सिंपली निकल गई। तो एरिया तो उतना ही है आपका, यहां पे एरिया तो उतना ही है। तो क्या चेंज हो गया, तो एरिया का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, इस एरिया का एंगल हमने बदल दिया। तो हमने देखा एक थर्ड फैक्टर और भी आने वाला है कि इस एरिया का ओरिएंटेशन क्या है, इसके ऊपर भी फील्ड लाइनें आपकी डिपेंड करती हैं। और इसको देखने के लिए हम एरिया की डायरेक्शन भी यहां पे कंसीडर करनी पड़ी हमको, और एरिया की डायरेक्शन जहां पे कंसीडर करनी पड़ती है वहां पे आप एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हो। तो मैंने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरिया को वेक्टर क्वांटिटी हम मानने वाले हैं, ठीक है। और एरिया का अब कोई कंपोनेंट है जो हम फिक्स कर देते हैं कि आपको हर बार ये वाला एरिया लेना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने ऐसा किया कि मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा जो एरिया है कुछ इस तरीके का है। और इस एरिया की डायरेक्शन हमने कैसे अटैच करी, जो हमारा एरिया होता है, ये हमारा एरिया मान लेते हैं, इस एरिया के परपेंडिकुलर, ये जो लाइन आपको दिख रही है इस एरिया के परपेंडिकुलर है, ये इस तरीके से है, ये हमारा एरिया है, इसके परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो एरिया के परपेंडिकुलर हमेशा एरिया की डायरेक्शन होने वाली है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो कौन सी लेनी है,
तो हमेशा इस केस में तो आप दोनों ले सकते हो, लेकिन आपको कोई ऐसी फिगर अगर मिलेगी जैसे कि कोई क्लोज्ड फिगर, तो हम आउटवर्ड लेते हैं हमेशा, आउटवर्ड। ठीक है, एरिया वेक्टर जो लेंगे वो आउटवर्ड लेते हैं। जैसे ये कोई क्लोज्ड फिगर है और यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया मानते हैं, तो इसमें एरिया वेक्टर एक ऊपर बना सकते हो आप, एक नीचे। कौन सा लेोगे आप? ऊपर वाले लेोगे, आउटवर्ड लेते हैं। तो आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहां पे बाय कन्वेंशन आपने ये मान लिया एरिया की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है हमारी, परपेंडिकुलर टू द एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल बना हुआ है थीटा। तो एरिया का एक कंपोनेंट ले लेते हैं, कौन सा वाला? ये ए है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट ले लेते हैं। और ये हमने फिक्स कर दिया कि हाँ, आपका एरिया अब ऐसे ऐसे नहीं रखना है, आपको वो कंपोनेंट लेना है एरिया का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है। तो अगर ये ए है तो यहां पे इसका कंपोनेंट क्या बनेगा? ये आपका कंपोनेंट बनने वाला है ए कोस थीटा। तो मैं एरिया की बजाय क्या लेना पसंद करता हूं? मैं एरिया के बजाय एरिया का कोस थीटा वाला कंपोनेंट लेना पसंद करते हैं हम। तो हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला बनने वाला है वो ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, एंड थीटा कोस थीटा। थीटा इज द एंगल between area vector and electric field। और इस टर्म को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ई ए कोस थीटा को मैं ई डॉट ए लिख सकता हूं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। यहां से अगर मैं इसकी यूनिट बनाना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपकी होती है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। और एरिया क्या होगा आपका? एरिया होगा आपका मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनी? न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी यूनिट बन चुकी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब मैं बात करता हूं डायरेक्शन की। डायरेक्शन उस क्वांटिटी की होती है जो एक वेक्टर होगी। तो पहले ये देख लेते हैं, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक ये स्केलर क्वांटिटी है? तो हमने देखा ये डॉट प्रोडक्ट से बनी है वैसे भी, और डॉट प्रोडक्ट से जो थर्ड क्वांटिटी बनती है, दो चीजों की डॉट प्रोडक्ट करने से, वो हमेशा ही स्केलर होती है। तो नो डायरेक्शन, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमने यूनिट और इसकी कैसी क्वांटिटी है इसके बारे में बात कर ली। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। थैंक यू।